बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम यूनिट नंबर 6 की जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी डिटेल से कर लिया था। उसमें हमने गॉसियन रिडक्शन मेथड से इनवर्स फाइंड किया था। आज देखें हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमने क्रेमर रूल से यह जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है। देखिए कह रहा है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। हमने ये जो इक्वेशंस दी हुई है, देखें 3 इक्वेशंस दी हुई है। हमने इन इक्वेशंस को क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व करके इनमें जो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रेमर रूल आपने पहले भी किया हुआ है, मैट्रिक में भी आपने किया हुआ है, एफएससी में भी किया हुआ है। क्रेमर रूल में हम क्या करते होते हैं, पहले इन इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले देखिए मैट्रिक्स ए में बनाऊंगा। मैट्रिक्स ए में क्या आ जाते हैं, कोफिशिएंट आ जाते हैं। मैट्रिक्स ए में हम तमाम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। देखिए जिस तरह इधर एक्स का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, वाई का कोफिशिएंट -1 आ रहा है, जेड का कोफिशिएंट इधर 1 आ रहा है। इस तरह तमाम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। इधर 4 आ रहा है, देखिए वाई का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, जेड का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, फिर इधर 3 आ रहा है -4 और इधर -1 आ रहा है। फिर आगे एक्स मैट्रिक्स होता है। एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल आ जाते हैं। इन इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड आ रहे हैं तो एक्स वाई जेड आ गए। और आगे एक मैट्रिक्स होता है बी। बी में ये वाली साइड आ जाती है राइट साइड। बी मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाएगा 5 8 और 3, 5 8 और 3। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास आया है इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाए फिर हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इम्पॉसिबल। और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो फिर आगे हम उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। देखिए इधर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, मैं रो 1 को एक्सपेंड कर देता हूँ तो 2 2 की सीध में इनको छोड़ देंगे। 2 3 -4 -1 2 3 -4 -1। आगे माइनस की साइन आती होती है, फिर आगे हमारे पास -1 आ रहा है। अब -1 की सीध में इनको छोड़ देंगे। 4 3 3 -1 4 3 3 -1, फिर आगे 1 आ रहा है और 1 की सीध में इनको छोड़ देंगे। 4 2 3 -4 4 2 3 -4, ये हमारे पास हो जाएगा 2। इसी तरह ही आएगा -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 दरम्यान में माइनस की साइन आती है। देखें -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये देखें -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 दरम्यान में माइनस की साइन आती है और 3 3 9, आगे +1। ये -4 4 से मल्टीप्लाई होकर -16 दरम्यान में माइनस की साइन आती है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 2 बाय, इसी तरह ही आएगा 2 मल्टीप्लाई -2 और ये देखें इधर ये माइनस और माइनस +12 हो जाएगा और आगे +1 आ रहा है और ये -4 और -9 -13 हो जाएंगे। फिर आगे +1 और ब्रैकेट के अंदर -22 आ गया। देखिए -16 और -22 हो जाएगा। 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10 रह जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, -13 1 से मल्टीप्लाई होकर -13 ही आ जाएगा और ये -22। अब देखिए -22 में से अगर हम 20 को निकालें तो -2 रह जाएगा। -2 और -13, ये हमारे पास -15 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -15 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -15 आ गया।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट जब हमारे पास आ जाएगा फिर हमने एक नया मैट्रिक्स बनाना है, उसको हम नाम देंगे ए एक्स का। ये देखें एक नया मैट्रिक्स मैंने बना लेना है जिसको मैंने ए एक्स का नाम दिया। ए एक्स मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ये जो पहला कॉलम है ए का, इस पहले कॉलम की जगह हम ये जो बी मैट्रिक्स है इसको लिख लेंगे 5 8 3 5 8 3। देखिए पहले पहले कॉलम की जगह मैंने ये बी मैट्रिक्स लिख दिया और अगले दोनों इसी तरह लिख लेंगे -1 2 -4 -1 2 -4 और 1 3 -1 1 3 -1। अब मैंने ये जो ए एक्स मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करने का वही तरीका है, रो 1 को एक्सपेंड कर देंगे, 5 बाहर आ जाएगा और 2 3 -4 -1 2 3 -4 -1, आगे माइनस की साइन आती है फिर -1 आ रहा है, तो -1 की सीध में इनको छोड़ देंगे, 8 3 3 -1 8 3 3 -1, फिर आगे 1 आ रहा है, 1 की सीध में इनको छोड़ देंगे, 8 2 3 -4 8 2 3 -4 5 इसी तरह आएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, दरम्यान में माइनस की साइन आती है और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। ये देखें माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -8 और -9 आ जाएगा, +1 ये -32 हो जाएगा और -6 5 -2 और ये माइनस माइनस +12 +1, ये देखें -9 और -8 -17 हो गया, +1 और -38 ये देखें 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10 रह जाएगा, 10 को 50 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा और आगे -17 एंड -38। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस की है, -38 और -17, 50 इसी तरह ही आएगा। इन दोनों को मैं इकट्ठा करूँगा तो ये हमारे पास -55 आ जाएगा। अब -55 में से मैं +50 को निकालूंगा तो हमारे पास -5 रह गया। तो ये जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -5 आ गया। अब मैंने इसी तरह ही जिस तरह ए एक्स बनाया था इसी तरह आगे ए वाई और ए जेड में बना लेता हूँ। इसे हमारे पास फाइंड हो गई, इनको मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -15 आ गया है, इधर मैं लिख लेता हूँ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -15 आया है और दूसरा ए एक्स का डिटर्मिनेंट -5 आ गया है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास आ गया है -5। यह दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली थी इसलिए मैंने अपने पास नोट कर ली हैं। अब आगे ए वाई और ए जेड हम फाइंड करते हैं। अब ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको इसी तरह ही लिखेंगे 2 4 3 2 4 3 और सेकंड कॉलम की जगह मैं क्या करूँगा बी मैट्रिक्स लिख दूँगा 5 8 3 और ये जो आगे तीसरा कॉलम है इसको भी उधर लिख लेंगे 1 3 -1 1 3 -1। ये अब हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बन गया। मैं इसका अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा, रो 1 को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ 2 mod ऑफ 8 3 3 -1 8 3 3 -1, आगे माइनस की साइन आती होती है, हमारे पास 5 आ रहा है तो 5 की सीध में इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे, 4 3 3 -1 4 3 3 -1 आ गया, आगे 1 आ रहा है +1 1 की सीध में इनको छोड़ देंगे 4 8 3 3। हाँ मैंने डिटर्मिनेंट्स ओपन कर लेने, 2 -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, दरम्यान में माइनस की साइन आती है, 3 3 9 -5 और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, दरम्यान में माइनस की साइन आती है और 3 3 9 +1 3 4 12 -3 8 20
4 2 -9 और -8 -17 हो गए, ये -5 और ये देखें -13 आ गया, +1 और -24 में से 12 निकालेंगे तो -12 रह जाएगा। -17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -34 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 65 आ जाएगा और ये -12। अब +65 इसी तरह ही आएगा, ये दोनों माइनस वाली टर्म्स है। ये देखें ये हमारे पास हो जाएगा -46। अब 65 में से -46 को माइनस करेंगे, 65 में से 46 को माइनस करेंगे तो 9, ये हमारे पास आ जाएगा 19। तो देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 19 आ गया। मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट भी इधर नोट कर ले, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 19 हमारे पास आ गया। अब इसे आगे मैं ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। अब देखिए ए जेड में एक नया मैट्रिक्स बना लेता हूँ। इस ए जेड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 2 कॉलम इसी तरह ही लिखूँगा और ये जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम की जगह मैं बी मैट्रिक्स लगा दूँगा। 2 4 3 इसी तरह ही आएगा, 2 4 3 -1 2 -4 -1 2 -4 और थर्ड कॉलम की जगह में ये वाला मैट्रिक्स 5 8 3 आ जाएगा, 5 8 3। अब मैंने ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं इसकी रो 1 को एक्सपेंड कर दूंगा, 2 बाहर आ जाएगा और 2 8 -4 3 आगे माइनस की साइन और हमारे पास -1 आ रहा है। -1 की सीध में इनके उनको छोड़ देंगे, 4 8 3 3 4 8 3 3 फिर आगे +5 की सीध में इसको छोड़ देंगे, 4 2 3 -4 4 2 3 -4 2 बार इसी तरह ही आएगा, 3 2 आर 6, दरम्यान में माइनस की साइन आती होती है और ये देखें 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -32 हो जाएगा, यह माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 3 4 आर 12, दरम्यान में माइनस की साइन आती है और 3 8 आर 24 +5 मल्टीप्लाई, ये देखें -16 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन और 3 2 आर 6, 2 मल्टीप्लाई 6 और ये माइनस माइनस +32 +1 और -12 में से -24 में से +12 निकालेंगे तो -12 रह जाएगा, +5 और ये -16 और -6, ये हमारे पास -22 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 38 हो जाएगा और ये माइनस प्लस -12 भी आ जाएगा और ये भी देखें प्लस माइनस -5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ गया। 2 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 76, माइनस इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास -122 हो जाएगा। अब 122 में से मैंने 76 को निकालना है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -46 आ जाएगा। तो जो ए जेड का डिटर्मिनेंट है, ए जेड का डिटर्मिनेंट हमारे पास -46 आ गया। यह आ जाएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड इक्वल टू -46। अब देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी और ए जेड का डिटर्मिनेंट भी। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ए एक्स हमने किस तरह बनाया था। ए एक्स बनाने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स को लगा दिया था, फिर ए वाई बनाने के लिए यह जो सेकंड कॉलम था इसकी जगह बी को लगा लिया था और ए जेड बनाने के लिए देखें यह जो थर्ड कॉलम था, थर्ड कॉलम की जगह मैंने बी को लगा दिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड हमारे पास -46 आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब मैं पहले x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। देखें x की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी, x इक्वल होगा मॉड ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -5 आया है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट कितना आया है, -15। यहाँ से देखें ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5/15 रह जाएगा। अब 5 और 15 दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/3 रह जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 1/3 के। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया है, 19, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -15। तो ये देखिए, तो अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल नहीं हो सकती हैं, तो y की यही वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल आ जाएगा -19/15। ये y की वैल्यू आ जाएगी। आगे z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड की वैल्यू हमारे पास -46 आई है, -46 डिवाइडेड बाय, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -15 आ रहा है। ये देखें माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 46/15 रह जाएगा। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल नहीं होती हैं, तो z का भी यही आंसर आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 46 डिवाइडेड बाय 15। तो ये देखें हमने क्रेमर रूल से x की, y की और z की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्रेमर रूल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने देखना हो कि ये जो x की, y की और z की हमारे पास वैल्यू आई है ये सही है या नहीं है, तो आप क्या करें, x, ये जो हमें 3 इक्वेशन दी हो इनमें से भी किसी भी इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ x आ रहा है वहाँ x की वैल्यू लगाएं, y की जगह y की वैल्यू लगाएं, z की जगह z की वैल्यू लगाएं, फिर उसको सॉल्व करें। अगर आंसर आपके पास 5 आ जाए तो समझ लें कि ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं ये ठीक है। मैंने ये वैल्यू पुट करके चेक किया, आंसर हमारे पास सही आ रहा था, तो मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है ये ठीक है। पार्ट बी है, पार्ट बी में हमें ये 3 इक्वेशन दी हुई है। देखिए इसमें x + y = 2 दिया हुआ है, इसमें 2x - z = 1 दिया हुआ है। इधर हमारे पास z नहीं है, इधर y नहीं है और इधर x नहीं है। मैं इन इक्वेशन की मदद से मैट्रिक्स बना लेता हूँ। पहला आ जाएगा मैट्रिक्स ए में हमारे पास तमाम कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, y का भी कोफिशिएंट 1 आ रहा है, आगे z नहीं है तो z का कोफिशिएंट हम 0 लगा देंगे। इधर x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, y वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा देंगे, और आगे z का कोफिशिएंट -1 आ रहा है। यहाँ देखें x वाली टर्म नहीं है, उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। y का कोफिशिएंट 2 आ रहा है और z का कोफिशिएंट हमारे पास -3 आ रहा है। आगे मैट्रिक्स x आ जाएगा, x में तीनों वेरिएबल आ जाएंगे x, y और z। फिर आगे बी मैट्रिक्स आ जाएगा, बी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होगा जी 2 1 -1 के, 2 1 -1 के। अब पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, रो 1 को मैं एक्सपेंड करता हूँ, पहले 1 आ जाएगा, 1 की सीध में इनको छोड़ देंगे, 0 -1 2 -3, फिर आगे माइनस की साइन आती होती है, आगे 1 आ रहा है, 1 की सीध में इनको छोड़ देंगे, 2 -1 और 0 -3, फिर आगे 0 आ रहा है तो 0 इसी तरह ही आ जाएगा। 0 के साथ जो डिटर्मिनेंट हम लेंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 1, ये देखिए -3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आती है, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। आगे -1 -3 2 से मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आती है और 0 -1 से मल्टीप्लाई होकर 0 और ये +0। ये देखें माइनस माइनस +2 हो जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही आ जाएगा। यहाँ -6 से -1 से मल्टीप्लाई होकर +6 आ जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 = 8।
यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। अब आगे मैं ए एक्स मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखें एक्स बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम की जगह बी में लिख लूँगा 2 1 -1 2 1 -1 और अगले दोनों कॉलम इसी तरह लिख लेंगे 1 0 2 1 0 2 और 0 -1 -3 0 -1 और -3। अब ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 2 की सीध में इसको छोड़ देंगे 0 -1 2 -3। फिर आगे माइनस की साइन आती होती है, आगे हमारे पास 1 आ रहा है। 1 की सीध में इनको छोड़ देंगे 0 -1 और -1 -3 0 -1 -1 -3 और आगे 0 आ रहा है तो 0 इसी तरह ही आ जाएगा। 2 -3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दरम्यान में माइनस की साइन 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2 फिर आगे -1 आ रहा है -3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दरम्यान में माइनस की साइन और ये देखें माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा। ये देखें माइनस माइनस +2 हो जाएगा +2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 4 + 1 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब देखिए मैंने मैट्रिक्स ए वाई बना लिया। ए वाई बनाने के लिए मैंने फर्स्ट कॉलम को इसी तरह लिखा, सेकंड कॉलम की जगह मैंने बी मैट्रिक्स को लगा लिया 2 1 -1 और आगे थर्ड कॉलम भी मैंने इसी तरह लिखा 0 -1 -3। फिर ए वाई का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट 8 आ गया है। अब आगे मैं ए जेड का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ए जेड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो थर्ड कॉलम है इसकी जगह बी मैट्रिक्स को लगा लूँगा। अब देखिए मैंने ए जेड मैट्रिक्स बना लिया है। ए जेड मैट्रिक्स में मैंने फर्स्ट 2 कॉलम उसी तरह रखे और ये जो थर्ड कॉलम था थर्ड कॉलम की जगह मैंने बी मैट्रिक्स को लगा लिया 2 1 1। अब मैंने ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, रो 1 को एक्सपेंड कर दिया, इसको सॉल्व किया। ये देखें -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे और ए जेड का डिटर्मिनेंट हमारे पास ए आ गया। यह जो देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है, इसमें हमसे कहीं मिस्टेक हुई है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी 8 आना चाहिए, यह हमारे पास 5 आ रहा है, इसलिए मैं इसको दोबारा सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने दोबारा ए एक्स मैट्रिक्स बनाया। ए एक्स के लिए मैंने फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स को लिख दिया और अगले 2 कॉलम उसी तरह ही। ए एक्स का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसको सॉल्व किया तो देखें अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आ गया। पहले पता नहीं हमसे कोई मिस्टेक हो गई थी, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 8 आ गया। अब तमाम चीज़ें ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए जेड का डिटर्मिनेंट हमारे पास फाइंड हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अब पहले मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आई है, ए एक्स की वैल्यू 8 आ रही है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 8 आ रही है। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, 8 और 8 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y इक्वल हो जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है और ए डिटर्मिनेंट की भी 8 आ रही है, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, 8 8 कैंसिल होके y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। इसके बाद z आ गया, z इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए जेड की वैल्यू 8 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 8 है, दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो z की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई, x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। अब अगर आप इनको चेक करना चाहें कि ये तीनों वैल्यू हमारे पास ठीक है या नहीं, तो आप क्या करें, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। देखें x की वैल्यू 1 है, x की जगह 1 लगाएंगे प्लस
वाई की वैल्यू भी 1 है, वाई की जगह 1 लगाएंगे तो देखें 1 + 1 हमारे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे पास ठीक है। इस तरह अगली क्वेश्चन में भी अगर आप पुट करें एक्स की वैल्यू 1 है, इधर 1 लगाएं, माइनस जेड की वैल्यू भी 1 है, देखिए 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये तीनों वैल्यू हमारे पास ठीक आ रही हैं। अब देखिए मैं पार्ट सी करने जा रहा हूँ। पार्ट सी में हमें ये लीनियर इक्वेशन दी हुई थी। यहाँ से मैंने मैट्रिक्स ए बना लिया, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा 3 0 -4। अब पहले मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। फिर मैंने मैट्रिक्स ए एक्स बनाया, ए एक्स बनाने के लिए मैंने फर्स्ट कॉलम की जगह 3 0 -4 लगा दिया और अगले दोनों कॉलम इसी तरह ही आ रहे हैं। फिर मैंने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, रो 1 को मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आ गया। अब हमारे पास दो चीज़ें फाइंड हो गई हैं, एक ए का डिटर्मिनेंट और दूसरा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब आगे ए वाई और ए जेड का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने डिटर्मिनेंट अब ए वाई फाइंड किया, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -16 आ गया और फिर मैंने ए जेड मैट्रिक्स बनाया, ए जेड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ए जेड का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया। अब मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आ रहा है और ए का डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है, तो यह हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10। ये देखें 10 और 20 को आपस में कैंसिल कर देंगे, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वल हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया -16। ये देखें -16 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 10 है, 10 और 16 को 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 2 8 ज़ार 16 और 2 5 ज़ार 10, ये -8/5 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई -8 डिवाइडेड बाय 5। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड का डिटर्मिनेंट आ रहा है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/5। तो ये देखें तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी। अब अगर आप इनको चेक करना चाहें तो आप किसी भी एक क्वेश्चन में x y z की वैल्यू पुट करके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास क्रैमर रूल था, क्रैमर रूल से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्रैमर रूल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हमने 3 मेथड इस यूनिट में सीख लिए। पहला था कोफैक्टर मेथड, जिसमें हमें जॉइंट फाइंड करते थे और फिर ए इनवर्स निकालते थे। दूसरा हमने पढ़ा था गॉसियन रिडक्शन मेथड, उससे भी हम ए का इन्वर्स फाइंड करते थे। और तीसरा ये हमने पढ़ा है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल के ज़रिए हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बहुत लंबी है, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी स्टेटमेंट ही लिखी है, बाकी स्टेटमेंट इसकी मैं पढ़ देता हूँ, आप बुक से इसकी स्टेटमेंट देख लें। कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मैन्युफैक्चर रजिस्टर ट्रांजिस्टर एंड कंप्यूटर चिप। फिर कहता है ईच रजिस्टर रिक्वायर 3 यूनिट ऑफ कॉपर, 2 यूनिट ऑफ जिंक एंड 1 यूनिट ऑफ गिलास। ईच ट्रांजिस्टर रिक्वायर 3 यूनिट ऑफ 3 2 1 लिखा हुआ है, मतलब 3 यूनिट ऑफ कॉपर, 2 यूनिट ऑफ जिंक एंड 1 यूनिट ऑफ गिलास होगा। यूनिट ऑफ ईच मटेरियल रिस्पेक्टिवली एंड ईच कंप्यूटर चिप, ईच कंप्यूटर चिप के लिए भी 2 1 2 लिखा हुआ है, 2 यूनिट ऑफ कॉपर हो जाएंगे, 1 यूनिट ऑफ जिंक हो जाएगा और 2 यूनिट ऑफ गिलास हो जाएंगे, दीज मटेरियल रिस्पेक्टिवली। कहता है यूजिंग द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मटेरियल हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब रजिस्टर कितने बनेंगे, ट्रांजिस्टर कितने बनेंगे और कंप्यूटर चिप्स कितनी बनेगी, उनकी हमने तादाद फाइंड करनी है। हमें जो कॉपर के टोटल यूनिट्स दिए हुए वो 800 दिए हुए,
और जिंक के टोटल यूनिट्स की तादाद 400 दी हुई है और गिलास के टोटल यूनिट्स की तादाद 500 दी हुई है। तो देखें ऊपर जो हमें कापर की, जिंक की और गिलास की तादाद दी हुई थी, उनकी मदद से मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिए। देखे कहता है टू डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम प्रिपेयर, वही सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन मटेरियल रिक्वायरमेंट। ये मटेरियल रिक्वायरमेंट आ गई, उसकी बुनियाद पे हमने यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ली। देखिए कहता है रजिस्टर को हम आर से शो करेंगे, ट्रांजिस्टर को टी से और कंप्यूटर चिप को सी से। ये देखें रजिस्टर में 3 यूनिट कापर के होंगे, ट्रांजिस्टर में 3 यूनिट कापर के होंगे और कंप्यूटर चिप में 2 यूनिट कापर के होंगे। ये ऊपर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ था। फिर ये जितने यूनिट है रजिस्टर में 2 यूनिट जिंक के होंगे, ये जिंक की इक्वेशन आ गई और गिलास वाली यूनिट्स की ये हमने इक्वेशन बना ली। रजिस्टर में 1 यूनिट गिलास का होगा, ट्रांजिस्टर में भी 1 यूनिट गिलास हो गया और जो कंप्यूटर चिप है उसमें 2 यूनिट गिलास। टोटल जो गिलास के 500 यूनिट है, जिंक के 400 यूनिट और कापर के 800 यूनिट है। यहाँ से देखिए मैंने मैट्रिक्स ए बना लिया। मैट्रिक्स ए में मैंने ये तमाम कोफिशिएंट्स लिख लिए। एक्स में हमारे पास जो वेरिएबल थे आर, टी और सी आ गए और बी मैट्रिक्स ये वाला हमारे पास बन गया। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। देखिए मैंने ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, रो 1 को मैंने एक्सपेंड कर दिया। रो 1 को जब मैंने एक्सपेंड करके सॉल्व किया तो देखें ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को हम इधर ही छोड़ देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, इसलिए यह स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। कहता है इन ए पोट्री फैक्ट्री a machine takes 3 minutes to make a glass and 2 minutes to make a plate. The material for glass cost is $0.25 and the material for plate cost $0.20. If the machine runs for 10 hours and exactly $50 is used up for material, how many glass and plate can be produced? कितनी गिलास और कितनी प्लेट्स बनेंगी, उनकी हमने तादाद फाइंड करनी है। देखिए मैंने गिलास को जी से शो करूंगा और प्लेट्स को पी से शो करूंगा। हमें 10 आवर्स दिए हुए थे तो आवर्स को मैंने मिनट्स में ले गया। देखें 10 × 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो देखें 10 × 60 किया तो हमारे पास 600 मिनट्स आ गए। अब मैंने इक्वेशन बना ली, 2 इक्वेशन मैंने बना ली। इस इक्वेशन में देखें जो एक गिलास की कास्ट थी $0.25 और एक प्लेट की कास्ट हमारे पास $0.20 आ रही थी। टोटल जो 10 आवर्स की कास्ट थी वो हमारे पास $50 आ रही थी। ये इक्वेशन कास्ट वाली आ गई। दूसरी इक्वेशन टाइम वाली आ गई। ये एक गिलास पे 3 मिनट्स कंज्यूम होते हैं और एक प्लेट पे 2 मिनट्स लगते हैं। टोटल टाइम हमें 600 मिनट्स दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन टाइम वाली आ गई। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई। अब इधर से मैंने मैट्रिक्स ए बना लिया। ये तमाम कोफिशिएंट्स लेके मैंने मैट्रिक्स ए बना लिया। मैट्रिक्स एस में दोनों वेरिएबल जी और पी आ जाएंगे और ये मैट्रिक्स बी हो गया। अब पहले मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो देखें 2 × 2 मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -0.10 आ गया। अब मैंने जी और पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ए जी बना लिया। ए जी में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह बी लगा देंगे। ये 50 और 600 देखिए फर्स्ट कॉलम की जगह हमने ये मैट्रिक्स लगा दिया और सेकंड कॉलम इसी तरह आ रहा है। मैंने ए जी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये -20 आ गया। फिर हमने पी की वैल्यू भी फाइंड करनी। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने दूसरा मैट्रिक्स ए पी जनरेट कर लिया। ए पी में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम इसी तरह होगा और सेकंड कॉलम की जगह हम ये बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अब मैं जी और पी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए जी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए जी का डिटर्मिनेंट हमारे पास -20 आ रहा है डिवाइडेड बाय
ए का डिटर्मिनेंट आया है -0.10, -0.10। ये देखें माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जब आप 20 पे 0.10 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। तो जो गिलास की तादाद है, कितने गिलास बनेंगे, गिलास की तादाद हमारे पास 200 आ गई है। गिलास आ जाएंगे 200। अब प्लेट्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, P इक्वल हो जाएगा ए पी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए पी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0। 0 पे जब हम -0.10 को डिवाइड करेंगे तो प्लेट्स की तादाद हमारे पास 0 ही आ जाएगी। तो प्लेट्स की तादाद 0 हो जाएगी। तो यही हमने गिलास की और प्लेट्स की तादाद फाइंड करनी थी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यूनिट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ये यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, इसलिए इस पे हमारे 3 से 4 दिन लग गए। तो ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आपको ये अच्छी तरीके से तैयार होंगे और आप पेपर में इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें हमने 3 मेथड पढ़े हैं। पहले कोफैक्टर मेथड वाला, जिसमें हमें जॉइंट वगैरह फाइंड करते हैं, दूसरा गॉसियन रिडक्शन मेथड, और तीसरा हमने पढ़ा ये क्रेमर मेथड। तो ये तीनों मेथड आपने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन मेथड से, तो ये आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर पेपर में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।